हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 8 हिंदी चैप्टर 4 जो कि पद की पहचान लेकर आई ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पद की पहचान से रिलेटेड जितना बेसिक क्वेश्चन है वैसे बेसिक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही आप लोग की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। और बेसिक क्वेश्चन के बाद जितना क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पद की पहचान के बेसिक क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट नंबर बेसिक क्वेश्चन है कि पद की पहचान किस प्रकार की पाठ है। तो पद की पहचान एक कविता है। ओके। फिर 2 नंबर है कि पद की पहचान के कवि का नाम क्या है। तो पद की पहचान के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। फिर चले तीसरा नंबर देखिए, बड़ा कवि यानी बच्चन की जन्म कब हुई थी। तो 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में। ओके। नेक्स्ट 4 नंबर है कि कवि की मृत्यु कब हुई थी। तो कवि की मृत्यु 18 जनवरी 2003 ईस्वी में हुई थी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, पद की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है। तो पद की पहचान करने के लिए कहा है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर है कि पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुक्त होने से माना क्यों किया है। तो सपने सत्य से परे होते ही। नेक्स्ट 7 नंबर है कि पद की पहचान कविता में सफल राही कौन है। तो बच्चन सफल राही है। नेक्स्ट 8 नंबर है कि पद की पहचान कविता में राह चलते हुए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए। तो सत्य और असत्य का ज्ञान होना चाहिए। चलिए फिर 9 नंबर देखते हैं। बड़ा पुस्तकों में है नहीं छपीगी इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार कौन है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। फिर नेक्स्ट 10 नंबर, इस कविता में कवि ने किसे पहचानने की बात कही है। तो पथ की पहचानने की बात करनी है ना, रास्ता को पहचानने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट 11 नंबर है, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो यह कविता है। नेक्स्ट 12 नंबर, कवि को कौन सा पुरस्कार एवं सम्मान मिला था। तो कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण सम्मान मिला था। नेक्स्ट 13 नंबर, बच्चन किस प्रकार के कवि थे। एक लोकप्रिय कवि थे। तो चलिए अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि पद की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले क्या करने को कहा। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखे हैं, पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन दे रखे हैं, पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। फिर चौथा क्वेश्चन दे रखे हैं कि यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या क्या सुझाव दिया। इस तरह 5, 6, 7, 8 दे रखे हैं। ये सब हम लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो चलिए अब उत्तर की ओर देखिए, हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और उत्तर भी बता हो सके तो आप लोग भी किताब को नज़दीक रखिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पाठ से है कि पद की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले क्या करने को कहा है। तो इसका उत्तर होंगे, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले अपने पथ की पहचान करने को कहा है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं। तो इसका उत्तर होंगे, कविता के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर अपने पैरों की निशानी अथवा सफलता के चिन्ह छोड़ गए हैं। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो इसका उत्तर होंगे, हम पथ की पहचान मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाकर तथा अपने पूर्वगामी की अनुभवों को मार्गदर्शक समझकर कर सकते हैं। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है, यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिए। तो इसका उत्तर होंगे, यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कवि का कहना है कि अच्छा या बुरा में उछलकर समय गंवाना उचित नहीं है। यदि
पथ असंभव प्रतीत हो तो उस पथ को छोड़कर नई पथ तलाश कर आप आगे बढ़ना चाहिए। उत्साहपूर्ण नए पथ पर बढ़ने से यात्रा आसान हो जाता है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीज़ें अनिश्चित है। देखिए 5 नंबर उत्तर होंगे कविता के आधार पर यात्रा में नदी, पहाड़, गड्ढा, बाग, बगीचा, फूल, कांटे आदि चीज़ें अनिश्चित है, जैसे यह यात्रा कब खत्म होगी। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने सौंपन पर मुग्ध होने से माना क्यों किया है। तो इसका उत्तर होंगे कवि ने सौंपन पर मुग्ध होने से माना किया है क्योंकि सौंपन सुंदर एवं मोहक होते हैं, परंतु इन सौंपनों को पूरा करने का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। जीवन में सौंपनों के मुकाबले यथार्थ जीवन अधिक होते हैं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने पाँव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है। 7 नंबर का उत्तर है कि कवि ने पाँव पृथ्वी पर इसलिए टिकाए रखने की बात की है क्योंकि सपनों की उड़ान को सत्य करने के लिए यथार्थ धरातल पर कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। अब चलिए हम लोग पाठ से आगे बढ़ते हैं। देखिए पाठ से आगे 2 क्वेश्चन दे रखे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी अपना लक्ष्य अक्सर विद्यार्थी जीवन में ही निर्धारित कर लेते हैं, अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य नहीं करता है तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसका उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी अपना लक्ष्य अक्सर विद्यार्थी जीवन में ही निर्धारित कर लेते हैं, अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो चलिए हम डॉक्टर वाला लिखे, आप लोग दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। ओके देखिए हम लिखे हैं कि हम अपने जीवन का लक्ष्य डॉक्टर के रूप में प्रतिष्ठित होने का रखा है। एक डॉक्टर समाज को सेवा देकर प्रकाशित कर स्वर्णिम देश की रचना कर सकता है। हम डॉक्टर बनकर देशों में नैतिकता के गुणों का संचार करेंगे, देशभक्ति की भावना को प्रेरित करेंगे। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि कोई अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य नहीं करता है तो उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लिखिए। इसका उत्तर होंगे यदि बिना लक्ष्य का जीवन दिशा विहीन हो जाता है। अगर हम लक्ष्य निर्धारित कर परिश्रम नहीं करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमारा जीवन उद्देश्य विहीन रह जाएगा। असफल जीवन को सादा झंझावटों की सामना करना पड़ता है। वह समाज में परिवार में अपनी पहचान असफल के रूप में दर्जा करा लेते हैं। इस स्थिति में उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है, सब उसे नीची दृष्टि से देखने लगते हैं। चलिए अब अनुमान और कल्पना से चलते। देखिए अनुमान और कल्पना में दे रखें क्या सिर्फ सपन देखने से ही सफलता मिल सकती है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होंगे सिर्फ सपन देखने में सफलता नहीं मिलता है, सपन देखना शेख चिल्लियों का काम है। जो व्यक्ति सपन देखता है उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एड़ी चोटी जोर लगा देता है ताकि सफलता उसके चरण चूमे। सिर्फ सपन देखना एवं कार्य न करने से असफल ही हासिल होगी। अतः प्रभावपूर्ण सपन एवं श्रमशील लगन से हम सफल हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं भाषा संदर्भ। तो भाषा संदर्भ में दे रखे हैं कविता में आए हुए रेखांकित शब्दों में पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए फर्स्ट दे रखे बटोही, फिर सेकंड में बाट, फिर इसी तरह पुस्तक, फिर कहानी। इसका आप लोग को पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द की ओर। देखिए
फर्स्ट में बटोही दे रखा है, तो बटोही का पर्यायवाची शब्द होगा पथिक, राही, यात्री। फिर सेकंड में बाट दे रखे, तो बाट का होगा राह, पथ, मार्ग। फिर थर्ड में दे रखे पुस्तक, तो पुस्तकों का होगा किताब, पोथी, विद्यासागर। फिर लास्ट में कहानी, तो कहानी का होगा किस्सा, गाथा, कथा। चलिए फिर दूसरा नंबर में है, देखिए दूसरा नंबर दे रखे हैं कि आपको तत्भव से तत्सम बनाना है। जैसे अंधा दे रखे हैं, आग, कपूर, सूरज, रात, इसका आपको बनाना है तत्भव से तत्सम। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए अंधा से होगा अंध, आग से होगा अग्नि, कपूर से होगा कपूर, और सूरज से होगा सूर्य, और रात से होगा रात्रि। चलिए फिर नेक्स्ट 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर दे रखे हैं, इनके विलोम अर्थ बताइए। तो ज्ञात, मूक, सफल, अनिश्चित। तो देखिए ज्ञात का होगा अज्ञात, मूक का होगा वाचाल, सफल का होगा असफल, और निश्चित का होगा निश्चित। ओके, आई होप गाइज आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।